आप लोग कक्षा 8 में हैं और सामाजिक विज्ञान के तहत आप लोगों को इतिहास के अंतर्गत एक अध्याय पढ़ना है, जहां पर हम लोगों को बात करनी है इंपीरियल रूल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज का। यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी इंपीरियल रूल में, यानी कि जो जनजातीय समुदाय है वो शाही शासन यानी कि ब्रिटिश रूल यानी कि अंग्रेज शासन में कैसे रहता था, क्या क्या चीजें वहां पर हुआ करती थी, उन सारे चीजों को आप लोगों को पीएसबीआई पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार पढ़ने हैं। और इस अध्याय को हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में शुरू कर रखा है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक पर बात कर रखा है। पिछली कक्षा जो कि अभी से पहले, इस कक्षा से पहले वाली कक्षा थी, वहां पर हम लोगों ने बात शुरू किया था ट्राइबल रिवॉल्ट का, जहां पर हम लोगों ने संथाल रिवॉल्ट और मुंडा रिवॉल्ट की बात की थी। अब हम लोग इस कक्षा में इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे ट्राइब रिवॉल्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर भारत में जो जनजातीय विद्रोह हुआ था उसकी बात अब होगी इस कक्षा में। अब इसकी शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है, Similarly, the Nagas revolted against the British in 1849, but they were suppressed. जैसे संथाल का रिवॉल्ट हुआ, जैसे मुंडा का रिवॉल्ट हुआ, संथाल का 1855 से 1857 के बीच में, मुंडा का 1899 से 1900 वर्ष के बीच में, ये सब वर्ष का नाम ले रहे हैं। तो वर्ष 1855 से 57 के बीच में संथाल रिवॉल्ट होता है। वर्ष 1899 से वर्ष 1900 के बीच में मुंडा रिवॉल्ट होता है। इसी दरमियान वर्ष 1894 में 1849 में एक नागा रिवॉल्ट होता है, लेकिन उसको अंग्रेज जो है वो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से दबा देते हैं, खत्म कर देते हैं। इन असोम, उस समय असोम कहा जाता था, अब असम कहा जाता है, अब आसाम कहा जाता है। असोम से असम और असम से आसाम। और आसाम जो है अभी भारत का एक राज्य है, जो कि नॉर्थ ईस्ट का जो गेटवे कहा जाता है, यानी कि असम को हम लोग द्वार कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का। गुवाहाटी जो इसकी वाणिज्यिक राजधानी है, हालांकि इसका राजधानी तो दिसपुर है, लेकिन गुवाहाटी जो इसका फाइनेंशियल कैपिटल है, वो इसका नॉर्थ ईस्ट का जो है वो गेटवे कहा जाता है, यानी कि मुख्य द्वार कहा जाता है। तो वही इन असोम, उसी राज्य की बात हो रही है। इन असोम द खासीज रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। यहां पर जो खासी जो थे, यानी कि खासी जो ट्राइब था, वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करता है। नागालैंड में नागा करते हैं, नागालैंड भी एक राज्य है, नागालैंड, NAGALAND, नागालैंड। वहां से नागा आते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक राज्य है। तो असोम जो उस समय कहलाता था, अब आसाम कहलाता है, बीच में असम कहलाता था। तो यहां से खासी जो ट्राइब है वो रिवॉल्ट करता है ब्रिटिश शासन के खिलाफ। खासी वे आर रिवॉल्टिंग अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन देयर एरिया। उनका विद्रोह खासकर किस चीज पर था, तो उनके क्षेत्र में, उनके वन वाले क्षेत्र, उनके रहने वाले क्षेत्र में जो रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जो सड़क बन रहा था, उसके लिए ये लोग विरोध कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। अनदर ट्राइब कुकी, जो कि अभी मणिपुर में पाया जाता है, खासकर अनदर ट्राइब कुकी इन मणिपुर, लिखा भी हुआ है आगे, अटैक्ड द ब्रिटिश टेरिटरीज एंड फाइनली दे हैड टू सरेंडर इन 1850। ये लोग जो है यह हमला कर देते हैं ब्रिटिश टेरिटरीज पे, यानी कि अंग्रेज जो टेरिटरी है, जो उनका क्षेत्र है, जो उनका शासन प्रशासन वाला क्षेत्र है, वहां पर ये लोग, इन लोगों के द्वारा कुकी ट्राइब के द्वारा, कुकी ट्राइबल कम्युनिटी जो कि मणिपुर में पाया जाता है, उनके द्वारा हमला कर दिया जाता है। और फिर 1850 में वो लोग सरेंडर कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, वर्ष 1850 में। इसी तरह से खोंड एक अलग जनजाति है। सिमिलरली द खोंड हैड रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। इन लोगों का भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ रिवॉल्ट होता है। It shows that simple innocent tribal people had to suffer due to the oppressive British policies and forced them to rage against the British rule though they were suppressed brutally by the British, but the feeling of independence lightened the spirit of freedom. अब ये जितने भी हम लोगों ने रिवॉल्ट की बात की, चाहे वो संथाल वाले रिवॉल्ट की बात करें, मुंडा वाले रिवॉल्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में आए तो नागा वाले रिवॉल्ट की बात करें, खासी वाले रिवॉल्ट की बात करें, या फिर
खोंड वाले रिवॉल्ट की बात करें, कुकी वाले रिवॉल्ट की बात करें, सब जगह यही देखने को मिलता है कि ये लोग अगर विद्रोह कर रहे हैं तो उसके पीछे बहुत ठोस वजह है कि इनका जो है शोषण किया जा रहा है, किया जा रहा था और किया जाएगा। इन लोगों को ऐसा लग रहा है और इसी से बाहर निकलने के लिए ये लोग जो है अलग अलग माध्यम से और अलग अलग कारणों से विद्रोह कर रहे हैं, इंपीरियल रूल के खिलाफ, शाही शासन के खिलाफ, अंग्रेज शासन के खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ताकि इनका हक जो है वो मिलता रहे, इनकी आने वाली पीढ़ी जो है उनको उनका हक मिलता रहे। हालांकि इस रिवॉल्ट में इन लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, इन लोगों की हत्या भी हुई, इन लोगों की पिटाई भी हुई, ये लोग बहुत ज्यादा दर्द भी सहे, लेकिन इनके अंदर एक स्वतंत्रता की चिंगारी और एक गुलामी से बाहर निकलने की चिंगारी जो जल चुकी थी, वो इन लोगों को कभी पीछे नहीं होने दिया। और यही चीज था जो इन लोगों को प्रेरित करता गया कि वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ हर, चाहे वो कोई भी जुर्म है, कोई भी बाधा है, ये अपने हक के लिए लड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये रिवॉल्ट की बात खत्म हो गई। रिवॉल्ट कौन कौन सा हुआ एक बार फिर से अंडरलाइन कर देते हैं। संथाल का, मुंडा का, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो नागा का, खासी का, ये सब समुदाय है ट्राइबल, कुकी का, खोंड का, संथाल, मुंडा, नागा, खासीज, कुकीज, खोंड, ये सारे जो हैं ये रिवॉल्ट है। इनके अलावा भी जितने भी हैं वो सब रिवॉल्ट करते हैं अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने परंपरा को बचाने के लिए। और इसमें बहुत सारे नाम भी आते हैं जो मसीहा बन जाते हैं इन ट्राइबल कम्युनिटी के, चाहे वो मुंडा से जुड़ा हुआ बिरसा मुंडा का नाम हो या फिर बाबा तिलका मांझी का नाम हो। केस स्टडी करते हैं अब एक ट्राइबल मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट असोम। अब नॉर्थ ईस्ट असोम की बात करेंगे। उस समय असोम कहा जाता था, अभी आसाम कहा जाता है, बीच में असम कहा जाता था कुछ समय पहले तक। तो अब इस पूर्वोत्तर असोम में जो ट्राइबल मूवमेंट हुआ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया नहीं, अब सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक राज्य का नॉर्थ ईस्ट पार्ट यानी कि पूर्वोत्तर पार्ट असोम का, अभी के आसाम का। उस समय असोम में ही पूर्वोत्तर के सारे, लगभग सारे राज्य आया करते थे अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर। और पूर्वोत्तर के कौन कौन से राज्य हैं ये मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया है नाम के साथ। तो बात करते हैं ट्राइबल मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट असोम का। पूर्वोत्तर असोम में जो ट्राइबल मूवमेंट हुआ उसकी बात करेंगे। असम विटनेस्ड अ सीरीज ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट इन 1893 टू 1994। वर्ष 1893 से 1894 के बीच में ये जो असम राज्य है, असोम राज्य, तत्कालीन असोम जो था, उसने बहुत सारे रिवॉल्ट देखे, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुए, जनजातियों के द्वारा विद्रोह हुआ। द मेन कॉज ऑफ दिस रिवॉल्ट वाज द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड। जो इसके मुख्य कारण, बहुत सारे कारण थे, शोषण हो रहा था, इन लोगों को शोषित किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन जो मुख्य कारण था वो हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड था, यानी कि जो लैंड, जो जमीन है उस पर जो पैसे की बात थी, उसका जो मांग ज्यादा था, या उसके लिए विद्रोह हो रहा था, ट्राइबल मूवमेंट हो रहा था असम में, नॉर्थ ईस्ट असम में। As a result of colonization, the revenue demand of Darang and Kamrup district had gone up to 50 to 70%। जब ये कोलोनलाइजेशन हो रहा था, कोलोनलिज्म हो रहा था इंपीरियल रूल के समय, तो ये जो रेवेन्यू की जो मांग थी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 50 से 70% तक चला जाता है। दो जिले में, असोम के नॉर्थ ईस्ट के दो जिले में, एक डारांग जिला और एक कामरूप जिला। When the peasant failed to pay the revenue, their land were seized by the British official। जब जो वहां के किसान थे, अगर वो रेवेन्यू, अगर वो उतना पैसा नहीं दे पाते थे, 50 से 70% पैसा नहीं दे पाते थे, तो उनके जमीन को जब्त कर लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा। द पीजेंट यूनाइटेड टुगेदर एंड प्रोटेस्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ लोकल लीडर। तब क्या हुआ कि वहां के जो किसान हैं वो आपस में एक हुए और वहां पर उन्होंने अपना एक नेतृत्व बनाया, अपना एक नेता बनाया, जो स्थानीय नेता थे उनके पीछे ये लोग चले और अपनी हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़े। द ब्रिटिश सक्सीडेड इन सप्रेसिंग द रिवॉल्ट, लेकिन ब्रिटिश ने
यानी कि अंग्रेजों ने इसको, इस रिवॉल्ट को भी अपने हाथ, अपना जहां तक हो सका वहां तक दबाया। आगे अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 98 पर हैं, पारस प्रकाशन पुस्तक। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक रोचक तथ्य दिया हुआ है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ द पुअर एंड इलिटरेट संथाल वेरीड फ्रॉम 50% टू 500%। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज लिया जा रहा था, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था, जो ब्याज का जो दर था लोन पर जो गरीबों से लिया जा रहा था, स्पेशली संथाल ट्राइब से, वो 50% से 500%, यानी कि 50% से 500% तक लिया जा रहा था। सोचकर डर लगता है। आगे बात करते हैं तो इन लोगों को क्या हो रहा होगा, इन लोगों के साथ क्या हो रहा होगा, यह सोचा जा सकता है। अब आगे बात करते हैं इसी नॉर्थ ईस्ट में, ये तो असम की बात हो गई, केस स्टडी में हम लोगों ने असम की बात कर ली। अब मणिपुर की बात करेंगे। मणिपुर में क्या हुआ, पृष्ठ संख्या 98 पर है। मणिपुर के साथ ही हम लोग 98 से 99 पर आ जाएंगे। सामने आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड पर दिख ही रहा है, डिजिटल फॉर्मेट में पारस प्रकाशन का पुस्तक, यह आपके पास है भी, आप वहां पर भी अपने पास भी देख सकते हैं। मणिपुर भारत का एक नॉर्थ ईस्ट वाला राज्य, पूर्वोत्तर भारत वाला राज्य, जिसकी राजधानी अभी के मणिपुर की राजधानी जो है वो इम्फाल है। मणिपुर वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ रॉयल फैमिली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। मणिपुर जो है यह एक राजा महाराजा वाला क्षेत्र हुआ करता था, उसी के शासन वाला एक क्षेत्र हुआ करता था 19वीं शताब्दी में। आफ्टर द डेथ ऑफ किंग चंद्रकृति सिंह इन 1886, जब वहां के राजा, एक राजा चंद्रकृति सिंह की मृत्यु हो जाती है वर्ष 1886 में, हिज एल्डेस्ट सन सूर्यचंद्र सिंह, जिनका 1886 से 1890 तक शासनकाल होता है, सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ मणिपुर, फिर उनका शासन आता है। यानी कि यहाँ के राजा जो चंद्रकृति सिंह होते हैं, उनके मृत्यु के बाद, जब उनकी मृत्यु 1886 वर्ष 1886 में हो जाती है, तो उनका उत्तराधिकारी यानी कि मणिपुर का जो राजा बनता है 1886 से 1890 वर्ष तक, वो उनका बेटा, उनका एल्डेस्ट सन यानी कि बड़ा बेटा सूर्यचंद्र सिंह बनता है। आगे पृष्ठ संख्या हम लोग 98 से 99 पर आ चुके हैं। यहां पर आगे बात करते हैं। बट ही वॉज ओवरथ्रोन बाय प्रिंस टिकेंद्रजीत एंड हिज अलाइज। लेकिन इस शासन को, यानी कि सूर्यचंद्र सिंह के शासन को फेंक दिया जाता है, यानी कि उसको खत्म कर दिया जाता है, उसको कब्जे में ले लिया जाता है। किसके द्वारा? तो प्रिंस टिकेंद्रजीत और उनके मित्रों के द्वारा उस शासन को हथिया लिया जाता है, कब्जे में ले लिया जाता है। यानी कि सूर्यचंद्र सिंह का शासन जो है वो खत्म हो जाता है और टिकेंद्रजीत प्रिंस का और उनके मित्रों का शासन जो है वो आ जाता है। यह जो चित्र दिख रहा है यही है वीर टिकेंद्रजीत, और यही है वीर टिकेंद्रजीत मेमोरियल। ये मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा अगर आप जाते हैं तो। हालांकि चित्र के माध्यम से देख ही रहे हैं और अलग अलग चलचित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं अगर न भी जाएं तो। सूर्यचंद्र देन सॉट द ब्रिटिश हेल्प टू रिगेन हिज लॉस्ट पावर। अब चूंकि सूर्यचंद्र को भगा दिया जाता है टिकेंद्रजीत के द्वारा, अब टिकेंद्रजीत वहां का शासक बन जाता है, तो सूर्यचंद्र जो है वो चला जाता है अंग्रेज के पास और कहता है कि अब आप मेरे को अब मेरा शासन दिलवाओ। यानी कि अंग्रेजों के पक्ष में ये चला जाता है और मणिपुर पे अपना कब्जा पाने के लिए, अपना फिर से कब्जा पाने के लिए मित्रता करता है अंग्रेजों से और अंग्रेजों का समर्थन मांगता है, मदद मांगता है। दे डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट मणिपुर इन 1891, और इसी आधार पर वर्ष 1891 में मणिपुर में एक युद्ध हो जाता है। द मणिपुरीज अंडर टिकेंद्रजीत फॉट ब्रेवली। जो मणिपुर के जो लोग थे, जो वहां के आदिवासी थे, जो वहां के भारतीय थे, वो टिकेंद्रजीत के नेतृत्व में बहुत बहादुरी से लड़ते हैं अंग्रेजों और सूर्यचंद्र के खिलाफ। However, they were defeated and टिकेंद्रजीत was hanged by the ब्रिटिश। लेकिन यहां पर ये हार हो जाती है टिकेंद्रजीत और मणिपुरियों की, और टिकेंद्रजीत की जब हार हो जाती है तो इनको फांसी पर लटका दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। यानी कि टिकेंद्रजीत का काम खत्म। आगे
आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है अ commemorative monument named the Veer Tikendrajit Memorial stand at the spot where he was hanged। और यहीं पर इनका जहां पर उनको लटकाया गया था फांसी पर, वहीं पर यह जो म्यूजियम है यह स्थापित किया गया। यह जो मेमोरियल, म्यूजियम नहीं, यह जो मेमोरियल है, यह जो स्मारक है, यह स्थापित किया गया। यह जो स्मारक आपको सामने दिख रहा है, आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं, यह वीर टिकेंद्रजीत का मेमोरियल है, स्मारक है। और यहीं पर अंग्रेजों के द्वारा और सूर्यचंद्र के समर्थन के द्वारा यहाँ पर वीर टिकेंद्रजीत यानी कि इस व्यक्ति को लटकाया गया था फांसी पर। और यही मेमोरियल आज आप जाएंगे तो वहां पर स्पर्श कर कर देख सकते हैं, हालांकि देखा तो इसको चित्र के माध्यम से भी जा सकता है। आगे, द ब्रिटिश पीरियड सॉ मेनी ओवर रिवोल्ट बाय ट्राइबल who were struggling against displacement from their traditional land and lifestyle। हालांकि अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटिश पीरियड में बहुत सारे रिवॉल्ट हुए, बहुत सारे अदर रिवॉल्ट हुए, बहुत सारे और भी विद्रोह हुए ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा अपने शोषण के खिलाफ, चाहे वो जमीन को हथियाने की बात हो या फिर अलग अलग चीजों की बात हो। और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण भी हुआ, लोग एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस भी हुए, स्थानांतरित भी हुए, और बहुत सारी चीजें हुई। None of these revolts succeeded, but they certainly exposed the fact that the British colonial rule was based on exploitation and thrived on the support of biased rules and regulation। कोई भी ये अगर बात करें तो कोई भी जो ट्राइबल रिवॉल्ट था वो ज्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं से दबा दिया गया। कहीं पर कोई ट्राइबल जो है वो अंग्रेजों से हाथ मिलाकर और अपने ही ट्राइबल कम्युनिटी को हरवाने में लगा हुआ था। हालांकि वो सही था या गलत था वो तो बात की बात है, क्योंकि यहाँ पर टिकेंद्रजीत की भी गलती थी या सही बात थी, वो चीज भी जब उन्होंने सूर्यचंद्र को हटाया, ये सारी चीजें थी। तो यही कहा जा रहा है कि जितने भी रिवोल्ट हुए, बहुत सारे रिवोल्ट हुए, लेकिन कोई भी उतना ज्यादा खासा सक्सेसफुल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। लेकिन इससे एक चीज जरूर मिली, एक चीज जरूर पता चला कि जितने भी जो ब्रिटिश शासन थे, चाहे वो जहां पर भी हो भारत में, वो सारे जो हैं वो शोषण के आधार पर चल रहे थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद, द गवर्नमेंट इनिशिएटेड मेनी स्टेप टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ द ट्राइबल। भारतीय सरकार ने इस ट्राइबल कम्युनिटी, इस जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे प्रयास किए और कर भी रही है। इट टुक स्टेप टू कंजर्व द यूनिक ट्राइबल एंड कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ। यहाँ पर बहुत सारे स्टेप लिए गए ताकि जो ट्राइबल कम्युनिटी का जो कल्चर है, जो सभ्यता है, रीति रिवाज और जीवन जीने का तरीका है, वो बचा रहे, वो संरक्षित रहे और लोग उसी के आधार पर, ट्राइबल कम्युनिटी उसी के आधार पर चलता रहे। अब हम लोग आते हैं क्विक रिकॉल पे, और इन 7 बिंदुओं के माध्यम से इस अध्याय के सारे टॉपिक्स को हम लोग क्विक रिकॉल कर लेते हैं, पुनर्जीवित कर लेते हैं। लिखा हुआ है, अ ट्राइब इज अ ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय अ कॉमन नेम, अ कॉमन लैंग्वेज इन विच द मेंबर टेक प्राइड। ट्राइब का मतलब क्या होता है? एक समूह, लोगों का एक समूह जिनका खास नाम, एक तरह का नाम, एक तरह की भाषा होती है और उनको अपने ऊपर गर्व होता है। दूसरा, फॉरेस्ट एक्ट रेस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ ट्राइबल इन फॉरेस्ट एंड ट्रेडिशनल राइट इन द फॉरेस्ट सच एज ग्रेजिंग ऑफ कैटल, यूज ऑफ वुड, फ्रूट एंड अदर प्रोडक्ट। जो फॉरेस्ट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया, वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया ट्राइबल कम्युनिटी को कि वो लोग जंगल में नहीं जाएंगे, उनके अधिकार का हनन किया गया और उनके मवेशी वगैरह को भी प्रतिबंधित कर दिया गया कि वो लोग नहीं चढ़ेंगे। फॉरेस्ट अंडर रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मूवमेंट ऑफ पीपल डिनाइड फॉरेस्ट गार्ड टॉर्चर्ड द ट्राइबल। फॉरेस्ट को भी रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड, अनरिजर्व्ड, इन सारे में बांट दिया गया अंग्रेजों के द्वारा अपने फायदे के लिए और सेफ गार्ड के लिए, अपने जंगलों के सेफ गार्ड के लिए, रख रखाव के लिए, बचाव के लिए, आदिवासियों से बचाव के लिए उन्होंने चौकीदार की भी नियुक्ति की और वो लोग भी टॉर्चर करते थे आदिवासियों को। अगला, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन सफर द ट्राइबल अडॉप्टेड वर्क इन माइन, फील्ड, प्लांटेशन इटीसी। अब चूंकि सारा जंगल वगैरह तो इनके कब्जे से बाहर कर दिया गया, इनके पहुंच से बाहर कर दिया गया, तो क्या हुआ कि अब ये लोग जो है, इनका जो जीवन यापन है उन पे दिक्कत आई, तो अब ये लोग खादान वगैरह इन सारे चीजों में जीवन जीने के लिए कार्य करने लगे।
ट्राइबल रिवोल्टेड टू स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ट्राइबल, जो ट्राइबल है उन्होंने विद्रोह किया ताकि ट्राइबलों को उनका हक मिले, उनका शोषण न हो। इन छोटा नागपुर रीजन द संथाल खोंड मुंडाज रिवॉल्टेड, ये जो छोटा नागपुर जगह है यहाँ पर संथाल, खोंड और मुंडा ने अपना विद्रोह किया। असोम यानी कि अभी का आसाम विटनेस द सीरीज ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट, यहाँ पर बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुए तत्कालीन असोम और अभी के आसाम में। एंड द मेन कॉज ऑफ दिस रिवॉल्ट वाज हाई लैंड रेवेन्यू, और इनका मेन कारण क्या था कि जमीन से बहुत ज्यादा पैसा लेना, यानी कि इन किसानों से बहुत ज्यादा अंग्रेजों को के द्वारा पैसा लेने की मांग, पैसे की मांग, ये सारा चीज इसका मेन कारण था। अब एक्सरसाइज आता है, यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न ऐसे हैं जहां पर 4-4 विकल्प दिए गए हुए हैं पहले 5 प्रश्न के, और हर प्रश्न में 4 विकल्प में आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो फिर आगे 5 प्रश्न में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, जहां पर 5 प्रश्न है और पांचों में एक एक जगह खाली है, रिक्त है, उसकी पूर्ति करनी है। फिर अगला जो है जिसमें ट्रू फॉल्स सही गलत की बात करनी है। 5 यहाँ पर भी वाक्य दिए गए हुए हैं, यानी कि 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, पांचों को अलग अलग पढ़ना है और अलग अलग बताना है कि ये सही है या गलत है। सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हुए हैं, इनके उत्तर एक एक वाक्य में देने हैं। जबकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के 5 प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 3 वाक्य में देने हैं। यह पृष्ठ संख्या 100 था, अब हम लोग 101 पर आते हैं। अब है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, इनके उत्तर आप लोगों को एक अनुच्छेद में देने हैं, यानी कि 5 से 6 वाक्य में देने हैं। इसके बाद आता है क्रिएटिव एक्टिविटी, यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हुए हैं, भारत का मानचित्र भी दिया गया हुआ है, पृष्ठ संख्या 101 है। इस प्रश्न को आपको करने हैं। कहीं पर भी कोई भी समस्या आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं ये इसी पाठ्यक्रम और इसी पुस्तक के आधार पर हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है। अगर कोई भी समस्या आता है इस प्रश्न को करने में, या फिर कोई भी और समस्या आता है इस अध्याय से जुड़ा हुआ, तो आप मुझसे, और अलग अलग अध्याय से जुड़ा हुआ जो मैंने पढ़ाया है, तो या फिर नहीं भी पढ़ाया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा ही सारे अध्यायों को। तो यह अध्याय जो है अब समाप्त होता है। मिलेंगे हम लोग अगली कक्षा में, तो किसी और अध्याय की बात की जाएगी।